मान्यवर साहब काशीराम जी ने अपना तमाम जीवन इसी में लगा दिया साथियों, इसी के लिए समर्पित कर दिया। उनके पास जीवन में एक पैसा नहीं रहा, कभी उनका बैंक बैलेंस नहीं था, कोई बैंक अकाउंट नहीं था, उनका जमीन का 1 इंच टुकड़ा उनके पास नहीं था, कोई मकान नहीं था उनके पास। कितनी बुरी स्थिति में रह के भी उन्होंने समाज को जगाने का, इस बहुजन समाज की जो संकल्पना थी उसको मूर्त रूप देने के लिए जीवन भर काम किया साथियों। और केवल किया नहीं, उन्होंने उसको सिद्ध करके भी दिखाया। उन्होंने जब ये कहा कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सिद्ध करके दिखाया उन्होंने। 4 बार सत्ता उन्हीं के पुण्य कर्मों की वजह से, उन्हीं की रणनीति की वजह से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के हाथ में आई। गलत तो नहीं है साथियों, लेकिन जिस विचारधारा को लेकर उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया, संघर्ष किया, और उसी विचारधारा के अनुरूप वो चाहते थे कि सत्ता हासिल की जाए, और सत्ता हासिल करने के बाद आर्थिक मुक्ति, शब्दों को ध्यान दें साथियों, जो जिन्होंने साहब के साथ में काम किया है, ये जो मान्यवर साहब काशीराम जी को मानते हैं, उनके मिशन को जानते हैं, वो इन शब्दों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, इनकी गंभीरता समझते हैं, इनकी ताकत समझते हैं, इनका अर्थ, इनका मोल समझते हैं साथियों। आर्थिक मुक्ति और सामाजिक परिवर्तन, आप इन सारी चीजों को अलग अलग करके नहीं देख सकते। समाज, धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है, कुछ भी अलग अलग करके नहीं देख सकते साथ। सब कुछ किसके लिए है? इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, इंसान को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए, इंसान को उसके प्रतिभा के अनुरूप समुचित विकास के रास्ते तक वो चल सके, विकास की ऊंचाइयों को छू सके, इसके लिए है साथियों। समाज भी इसी के लिए है, धर्म भी इसी के लिए है, और राजनीति भी इसी के लिए है। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा जिस बात पर जोर दिया गया, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सब जानते हैं, वो है राजनीति पर जोर दिया। क्योंकि राजनीति, बाबा साहब अंबेडकर के शब्दों में अगर कहूं तो राजनीतिक शक्ति ही वो चाबी है, जो राजनीतिक शक्ति ही ऐसी शक्ति है, हर ताले की चाबी है, जिससे हर ताला खुल सकता है साथी। उस राजनीतिक शक्ति के चाबी को लेने के लिए जीवन भर संघर्ष किया उन्होंने साथियों। और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप में कहा भी कि हमारे पास नोट नहीं है, वोट तो है, हम वोटों के माध्यम से सत्ता हासिल करेंगे, मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा। और सत्ता इसलिए ताकि आर्थिक मुक्ति मिल सके और सामाजिक परिवर्तन हो सके। साथियों, जो राजनीति है, यानी राजनीतिक सत्ता है, यही एक ऐसा महत्वपूर्ण साधन है जिसके माध्यम से आप आर्थिक मुक्ति और सामाजिक परिवर्तन बहुत मजबूती के साथ, बहुत तेजी के साथ और बहुत दृढ़ता के साथ कर सकते हैं। है ये साथियों, आप देख रहे हैं। मैं इसका एक उदाहरण आपको बता देता हूं, आप इससे समझ सकते हैं। आरएसएस के विषय में लोग कहते हैं कि 90 साल का उसका संघर्ष है। हां, 90 साल का संघर्ष है उसका, लेकिन 90 साल में वो कुछ कर पाए? सत्ता हासिल उन्होंने की, और सत्ता हासिल करने के बाद ही वो कर पा रहे हैं, या वो कर रहे हैं, जो कि निश्चित रूप से देश के और मानव जाति के हित में नहीं है, जो वो करना चाहते थे। जब तक सत्ता उनके हाथ में नहीं थी, बेशक सब जगह वो थे, वो कुछ कर नहीं पाए साथी। लेकिन सत्ता हाथ में आने के बाद वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। तो सत्ता यानी राजनीतिक शक्ति एक महत्वपूर्ण अंग है साथियों, एक परिवर्तन के लिए। वैसे भी अगर मान्यवर साहब काशीराम जी को आप पढ़ें तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है,
बहुत स्पष्ट रूप से समझाया है। अपने कैडर में वो समझाते थे कि सत्ता किस लिए जरूरी है, सत्ता की क्यों जरूरत है। इसीलिए उन्होंने पहले सामाजिक संगठन बनाए, चाहे बामसेफ बनाया हो, उसके बाद में फिर DS4 बनाया, और लेकिन आज स्थिति अलग हो गई है साथियों। स्थिति कितनी अलग हो गई है साथियों? हमारा आपका जो संघर्ष है वो विचारधारा के माध्यम से ही तो है साथियों। हम किसके बात करते हैं सर? विचारधारा की ही बात करते हैं ना। हम अम्बेडकर बात पर चलते हैं या कुछ लोग मनुवाद पर चलते हैं। और आज स्थिति क्या है साथियों? जो हमारा मिशन है, मिशन क्या है? अम्बेडकरवाद को स्थापित करना। अगर मानवर साहब काशीराम ये कहते हैं कि मुझे सम्राट अशोक का भारत बनाना है, और इसमें हमसे यानी आप सबसे, समाज के लोगों से, बहुजन समाज के लोगों से वो कहते हैं कि आपने इसमें मेरी मदद करनी है। तो सम्राट अशोक का भारत मतलब बौद्धमय भारत, बौद्धमय भारत बनाना है, उसके लिए काम करना है। लेकिन साथियों, जब ये विचारधारा पूरी तरह से दफन कर दी जाए, जब ये विचारधारा पूरी तरह से छोड़ दी जाए और मनुवाद की जो विचारधारा है, जो मनुवाद है, उसी को अपनी विचारधारा बना दिया जाए, तब क्या होगा साहब? मिशन का क्या होगा? क्या है मिशन साथियों? समाज को मजबूत बनाना, समाज को शिक्षित बनाना, समाज की आर्थिक तंगी को दूर करना, बहुजन समाज के हाथ में सत्ता लेना, यही मिशन था ना साथियों। लेकिन जब यह मिशन पूरी तरह से खत्म करके और मनुवाद को ही मिशन बना दिया जाए, तब आप क्या कहेंगे साथियों? क्या राम मंदिर बनाना, क्या केवल राम मंदिर को लेके चलना और राम मंदिर का जो फोटो है उसे अपने सर पे रख के चलना, यह मिशन था साथियों? क्या यही मिशन है साथियों? मिशन तो हमारा कुछ और ही था साथियों। मिशन तो हमारा अम्बेडकरवाद था। हमें उसी विचारधारा को फैलाना था, बौद्ध में भारत बनाना था, इस देश के लोगों को बौद्ध बनाना था। हमारी सारी कवायद उसी के लिए थी, आज भी है। लेकिन अब क्या हो गया साथियों? क्या हो गया है? इस पे क्या आप सबको विचार करने की जरूरत नहीं है साथियों? क्या है हमारा मिशन? जिस मनुवाद को आज हम अपने सर पर लेकर ढोल बजाते हुए चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और कई अंधभक्त इसी को मिशन मान रहे हैं, उन्हें शर्म नहीं आती है साथियों? आप लोग विचार नहीं करते हैं क्या यह हमारा मिशन था साथियों? जिन्होंने, जिस मनुवाद ने, जिस मनुस्मृति ने हजारों साल तक हमें गुलाम बना के रखा, बहुजन समाज को या शूद्र समाज को, जिस शूद्र समाज में SC ST OBC सब आते हैं, उस शूद्र समाज को हजारों साल तक गुलाम बना के रखा, आज उसी मनुवाद को, जिसके खिलाफ हमारी लड़ाई थी, जिसके विरुद्ध पूरा बहुजन संघर्ष था, उसी को हम सर पर लेकर चल रहे हैं। हमें विचार करने की जरूरत नहीं साथियों। इसी मनुवाद ने तो कहा ना कि शूद्र के कान में अगर वेद का एक शब्द भी पड़ जाए तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा या लाख भर देना चाहिए साथियों। इसी मनुवाद ने कहा ना साथियों कि अगर शूद्र के मुंह से वेद के एक शब्द का भी उच्चारण होता है तो उसकी जीभ काट देनी चाहिए, और काटी गई, पिघला हुआ शीशा भरा गया। यही तो था साथियों। जिस मंदिर को, राम मंदिर को लेकर, सर पे लेकर आज उनके मानवर साहब काशीराम जी द्वारा बनाई गई पार्टी लेकर, सर पे लेकर चल रही है, उसी राम के माध्यम से शंभुक ऋषि का वध किया गया साथियों। भूले तो नहीं होंगे ना आप कोई भी? शंभुक ऋषि का वध किया गया। ये विचारधारा की ही तो लड़ाई है। और लड़ाई क्या है साथियों? सब कुछ जो हो रहा है वो विचारधारा पे तो होता है, और विचारधारा एक मनुवादी विचारधारा और एक अम्बेडकरवादी विचारधारा, यही दोनों विचारधारा है, बुद्ध की विचारधारा। तो आप सर पे लेके उसको चल रहे हैं साथियों। कहां तक ये जायज है? इस पे विचार करने की जरूरत नहीं है साथियों।
आज जिस दौर से आप और हम सब गुजरे हैं, और मैं कहूं वैसे तो पूरा देश ही गुजर रहा है, पर विशेष रूप से बहुजन समाज जिस दौर से गुजर रहा है, जिस दौर से उसे टुकड़े टुकड़े करके बिखेरा जा रहा है, उसको पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है। जिस बहुजन समाज का आरक्षण पूरी तरह से खत्म कर दिया गया, जिसकी हर सुविधाएं पूरी तरह से, मतलब एक तरह से कुछ भी छोड़ा नहीं है, सबको खत्म किया गया है। और उसी बहुजन समाज में विशेषकर दलित समाज और मुस्लिम समाज, जिनको टारगेट बना के लगातार उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनके हकों को छीना जा रहा है। हमें सोचने की जरूरत नहीं है साथियों, क्या 2022 बहुत ज्यादा समय नहीं है, मुश्किल से सारे उसमें 8 महीने, 8 महीने में, इन्हीं 8 महीनों में परिणाम अगर ऐसे आते हैं तो इतिहास कुछ और होगा, और परिणाम अगर ऐसे आते हैं तो इतिहास कुछ और होगा। यानी अगर बीजेपी को उखाड़ के फेंक दिया गया 2022 में, तो निश्चित रूप से परिणाम कुछ सुखद होंगे, कुछ अच्छे होंगे। भविष्य एक अंधकार से निकलता हुआ एक प्रकाश की तरफ चलता हुआ नजर आएगा, ले जाना पड़ेगा हमें। और अगर अपनी बेईमानी से, गुंडागर्दी से, जो आप सबको दिख रही है, मुझे भी दिख रही है, हम सबको दिख रही है, इसी से अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई तो आप समझते हैं कि अंधकार कितना गहरा होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं साथियों कि अगर 2022 में बीजेपी सत्ता में आ गई तो आप मान लीजिए 2024 में किसी भी हालत में इस देश में चुनाव नहीं होंगे। लोकतंत्र जो पूरी तरह से अब लगभग खत्म ही कर दिया गया है। अभी राज्यसभा में लोकतंत्र की हत्या किस तरह से हुई आपने सबने देखा, कुछ छुपा नहीं है आपके और हमारे सामने। तो लोकतंत्र की हत्या हर पल की जा रही है, राज्यसभा का नजारा देखा है। और इस लोकतंत्र को खत्म करके राजतंत्र की घोषणा होगी। वो जो विस्ता प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है नई दिल्ली में, जो सारी दिक्कतों के, मतलब आप समझिए कि देश में कितनी बुरी हालत है। 35 करोड़ लोग बेरोजगार, 17 करोड़ लोग तो डिग्रीधारी, जिनके पास में बीए, बीएससी, एमएससी, पीएचडी और आपकी जो है बीकॉम की, एमकॉम की और ये सारी डिग्रियां हैं, वो 17 करोड़ लोग तो वो बेरोजगार हैं इस देश में। टोटल बेरोजगारी 35 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हैं उस देश में, जिसकी पूरी तरह से अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है। उसमें विस्ता प्रोजेक्ट लगातार बिना रुके चल रहा है, जिसकी बात कही जा रही है कि 2022 तक पूरा किया जाएगा। आप नहीं समझ रहे इसकी गंभीरता क्या है। और फिर जो लोग ये काम कर रहे हैं, हम उन्हीं के हाथ की कठपुतली बन के, उन्हीं के इशारे पर हम अपने बहुजन मिशन को छोड़कर, अंबेडकर मिशन को छोड़कर, फूले शाहू अंबेडकर और साहब का श्रीराम जी के मिशन को छोड़कर, मनुवाद को सर पे लेकर हम हल्ला मचाते फिर रहे हैं। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, हालांकि मुझे जानकारी तो पहले भी काफी थी, पर फिर भी जब सतीश चंद्र मिश्रा ने, ये मुझे बताना जरूरी है जिसलिए मैं बता रहा हूं, सतीश चंद्र मिश्रा जब उसे लेके चल रहे हैं और जब वहां से उसे अयोध्या से शुरुआत करी इसकी, जिसे ब्राह्मण सम्मेलन कहा गया और फिर बाद में प्रबुद्ध सम्मेलन कहा जाने लगा, और उसमें जो उन्होंने बात बताई बहुत हैरानी वाली। आप लोग चौंकते नहीं इस बात से, आपको नहीं समझ में आता कि क्या है। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि माननीय बहन जी ने ब्राह्मणों के लिए कितना काम किया है। उन्होंने 35 कैबिनेट मंत्री बनाए 2007 में जब सरकार आई, 45 एमएलए बनाए, 45 एमएलए थे उनके समय, 35 कैबिनेट मंत्री, 40-40 विभाग रहे। और उसमें उन्होंने बताया कि जो सरकार का महाधिवक्ता यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो एडवोकेट है वो एडवोकेट ब्राह्मण, उसके नेक्स्ट एडिशनल एडवोकेट वो ब्राह्मण, और उसके बाद में लगभग पूरे प्रदेश में 5000 ब्राह्मण एडवोकेट को बहन जी ने नियुक्त किया। ये सतीश चंद्र मिश्रा के शब्द मेरे नहीं हैं। क्या आप नहीं पूछना चाहेंगे, क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि जिस समाज ने, विशेषकर जिस जाटव समाज ने बहन जी की ताकत बनके, रीढ़ बनके उनको वहां तक पहुंचाया,
उसके कितने मंत्री बनाए, उसके कितने लोगों को एडवोकेट बनाया, सरकारी वकील बनाया। 2000 से सन 2000 से उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट भर्ती जो होती है एडीजे की, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की, भर्ती नहीं हुई 2008 उसमें 2020 में मात्र 2 एग्जाम में एक लड़की की, यानी 2 लड़कियों की वो हुई है भर्ती, जबकि 2012 से और 2020 के बीच में 75 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जगह खाली पड़ी है, केवल 2 भरी गई हैं, बाकी भरी नहीं, और उसके पीछे की तो काउंट ही नहीं है। और मैं आपको रिकॉर्ड दे रहा हूं 2000 से सन 2000 से उत्तर प्रदेश में कोई भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भर्ती नहीं किया गया। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं पूछना चाहेंगे आप? आपको पूछने की जरूरत नहीं है क्या? साथियों, अगर आज भी आप नहीं पूछेंगे, आज भी आप एक सही रास्ते पर नहीं आएंगे, आपको हमको समाज को बचाने वाला कोई नहीं होगा। साथियों, महत्वपूर्ण पार्टियां नहीं होती हैं साथियों, महत्वपूर्ण होता है विचार, महत्वपूर्ण होता है आंदोलन, महत्वपूर्ण होता है मिशन। और हमारा विचार क्या है? बहुजन समाज का अंबेडकरवादी विचार। हमारा आंदोलन बहुजन आंदोलन, हमारा मिशन बहुजन मिशन, जिसके लिए मान्यवर साहब काशीराम जी और उनसे पहले हमारे जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं, राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले से लेके आगे तक सारे, चाहे शाहू जी महाराज हों, चाहे हमारे जो है राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले हों, कितने ही हमारे, चाहे टीवी रामास्वामी नायकर पेरियार जी हों, चाहे नारायण गुरु जी हो, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, सारे के सारे, उन सबका मिशन यही था ना, इसी के लिए हम लोग काम कर रहे थे ना साथियों, यही हमें काम करना था ना साथियों, यही हमारी जिम्मेदारी थी साथियों, हमें इसी को लेकर आगे लेकर चलना था साथियों। लेकिन अफसोस साथियों, ऐसा हुआ नहीं, हम लोग ऐसा कर नहीं पाए साथियों। और अब स्थिति यह है, अगर अभी भी अगर हम नहीं संभले, अभी भी अगर हम इकट्ठे नहीं हुए, अभी भी अगर हमने सही रास्ता नहीं चुना, तो तबाही और बर्बादी उसे कोई रोक नहीं सकेगा साथियों। मेरा आपसे इतना ही कहना है साथियों। और साथियों, मनुवाद को सर पर बिठाकर लेकर चलने से हम उस मिशन को खत्म नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अभी अगर हम नहीं संभले, हमें मौका नहीं मिलेगा साथियों, किसी कीमत पर हमें मौका नहीं मिलेगा। ये जो आने वाला समय है, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है साथियों। इस समय का हमें न केवल सदुपयोग करना है, बल्कि हमें इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए पूरे समाज के लिए काम करना है, पूरे समाज को बचाना है, पूरे समाज को मजबूत करना है, पूरे समाज को शिक्षित करना है, पूरे समाज को रोजगार मिल सके, उसकी आर्थिक मुक्ति हो सके, सामाजिक परिवर्तन हो सके, हमें इसके लिए काम करना है। बाकी आप सब स्वयं बहुत समझदार हैं, सारी चीजें जानते हैं। मुझे जो ठीक लगा, मैं जो मानता हूं, मैंने वो आपके सामने रखा है, फैसला आपका है। हम तो लगातार काम कर ही रहे हैं साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब आए, इतना कीमती समय निकालकर आपने मेरी बात सुनी, मेरी बात को शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आजादी के 75वें वर्षगांठ की सभी को हार्दिक बधाइयां। उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को कोटि कोटि नमन, जिनके कारण, जिनके बलिदान के कारण भारत को आजादी मिली साथियों। लेकिन इस आजादी को बरकरार रखना है और बहुजन समाज को उसका हक दिलाना है, इसी के लिए हमें काम करना है साथियों। बस इतना ही मुझे आपसे कहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।